मैं अपना दूसरा वीडियो फिज़िक्स फॉर IIT JEE नीट डालने जा रहा हूँ आपके लिए। पहले हम समझते हैं यहाँ पर रियल फोर्सेस के बारे में। किसके बारे में समझते हैं? रियल फोर्सेस एंड कह सकते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है ना। कितने तरीके के फोर्सेस सिस्टम में काम करते हैं उसके बारे में जानते हैं। रियल फोर्सेस क्या हैं? दीज आर द नेचुरल फोर्सेस। These are the natural forces exerted by the surrounding on the system। सराउंडिंग के द्वारा जो सिस्टम पर नेचुरल फोर्सेस लगाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रियल फोर्सेस। ठीक है ना। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कितने टाइप्स के रियल फोर्सेस होते हैं? टाइप्स ऑफ रियल फोर्सेस। इनके बारे में समझते हैं। अगर ये आपको टाइप्स ऑफ रियल फोर्सेस के बारे में सारी जानकारी हो जाएगी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पहला इसमें फोर्स आता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या आता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ही हम कहते हैं वेट। क्या कहते हैं? वेट। अब क्या है फोर्स ऑफ वो? ये आप जो इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। किसी बॉडी पर अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है ना। आप ये देखिए, इट always directed vertically downward और its magnitude is mg। कोई बॉडी किसी भी पोजीशन पे रखी हो, जैसे मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक बॉडी रखी हुई है, तो इसका वेट हमेशा कैसा लगेगा? ऑलवेज एक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड। ठीक। अगर ये मान लीजिए इंक्लाइन पे रखी हुई है, इंक्लाइन सरफेस पर, तो भी इसका वेट कैसा लगेगा? वर्टिकल। ये वर्टिकल डाउनवर्ड है, ये वर्टिकल डाउनवर्ड। ठीक है ना। किसी भी पोजीशन पर बॉडी रखी हो उसका वेट जो होगा वो हमेशा कैसा लगेगा? ऑलवेज एक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड। तो वेट है क्या? वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है ना। विच इज़ कॉज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है। इट ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इट ऑलवेज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी m/g। सेकेंड फोर्स आता है, इसमें समझते हैं। सेकेंड फोर्स आता है नॉर्मल रिएक्शन। सेकेंड फोर्स आता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इसे दिखाते हैं हम n से। किसे दिखाते हैं? n से। नॉर्मल रिएक्शन को हम दिखाते हैं n से। ये क्या है? जैसे मान लीजिए कोई एक सरफेस ले लिया, इसमें एक ये बॉडी रखी हुई है, एक ये बॉडी रखी हुई है और एक ये बॉडी रखी हुई है। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जैसी कॉन्टैक्ट सरफेस होगी उस पर कैसा लग रहा होगा? उस पर कैसा लग रहा होगा? परपेंडिकुलर। उस पर कैसा लग रहा होगा? परपेंडिकुलर। इट ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है ना। बॉडी जिस कॉन्टैक्ट सरफेस पे रखी होगी, ठीक है ना, उससे हमेशा कैसा लगेगा? परपेंडिकुलर। तो लिख सकते हैं इट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ द सराउंडिंग ठीक है। और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक लैडर मतलब जान लेंगे या ना, सीढ़ी है। ठीक है ना। ये ग्राउंड पे रखी हुई है और एक वॉल पे रखी हुई है। तो यहाँ से अगर नॉर्मल रिएक्शन देखें यहाँ से, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर लग रहा होगा n1, और यहाँ से अगर नॉर्मल रिएक्शन देखें तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? n2। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट
परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। थर्ड वन देखते हैं इसमें, थर्ड वन आता है क्या, टेंशन, ठीक है ना। थर्ड वन आता है टेंशन, थर्ड फोर्स है टेंशन। टेंशन को हम दिखाते हैं टी से, टेंशन को हम किससे दिखाते हैं, टी से। अब टेंशन आता किसी के साथ, अगर रोप हो गई, ठीक है ना, वायर हो गया, थ्रेड हो गया, इनकी बात अगर हम कर रहे होंगे, रोप, वायर, थ्रेड, ठीक है ना, तब जो बात हो रही होगी उसके कारण जो फोर्स आते हैं वो कैसे फोर्स आते हैं, टेंसाइल। कैसे फोर्स आते हैं, टेंसाइल, ठीक है। और ये हमेशा कैसे लगते हैं, ये हमेशा ऑलवेज, इट इज़ ऑलवेज आ पुलिंग फोर्स, इट इज़ ऑलवेज, इट इज़ ऑलवेज आ पुलिंग फोर्स। ये किस तरीके के नेचर के होंगे, हमेशा पुलिंग फोर्स होंगे, ठीक है ना। यहाँ ऑलवेज कैसे होंगे, पुलिंग फोर्स। तो जैसे मान लीजिए एक मास है एम, इस पर कोई थ्रेड बंधी हुई है या कोई धागा बंधा हुआ है, ठीक, तो इससे हम हमेशा इस तरीके से देखिए, पुल, पुल मतलब घसीटना, पुल मतलब क्या, घसीटना। तो पुलिंग फोर्स हमेशा लगेगा इस तरीके से। अगर मान लीजिए इस तरीके से थ्रेड बंधी हुई है, इस तरीके से है, तो इस तरीके से आ जाएगा ये पुलिंग फोर्स होगा। कैसा होगा, ये देखिए, ये किस तरीके का है, पुल कर रहे हैं हम। तो टेंशन हमेशा कैसा, किस तरीके का फोर्स है, पुलिंग फोर्स। किस तरीके का फोर्स है, पुलिंग फोर्स। और इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मास है m1, एक मास क्या है, m2, ये दोनों एक धागे से बंधे हुए हैं और एक थ्रेड से m2 बंधा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम अपने हाथ लगाए, यहाँ पर हाथ बना लीजिए, हाथ से हम इसे घसीट रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर m2 पर जो फोर्स लगेगा टेंशन वाला वो इधर लगेगा, ठीक। अब समझते हैं, अब m2 से इधर जो लग रहा होगा वो इधर ये, और m1 से किधर लग रहा होगा, इस तरफ। सारे पुलिंग फोर्स होते हैं। कैसे होते हैं, सारे कैसे होंगे, पुलिंग फोर्स। अब इसका अगर FBD बनाए इसका, तो क्या हो जाएगा, समझते हैं। ये m1 है, ये क्या है, m1। तो यहाँ से जो T1, मान लीजिए यहाँ पर क्या आ रहा है, T1, और यहाँ पर क्या आ रहा है, T2। तो m1 पे अगर हम T1 दिखाएंगे तो ये उससे, ये देखिए, और m2 पे अगर दिखा दें, m2 पे देखेंगे तो T1 जो है इधर लग रहा होगा, ठीक है, और ये किधर लग रहा होगा, T2 इस तरफ m2 से। तो ये हमेशा किस नेचर के रहेंगे, किस नेचर के रहते हैं, पुलिंग नेचर के। किस तरीके से, उसी तरीके से अगर हम एक मासलेस पुली पे देख लें, टेंशन समझते हैं। एक पुली है मेरे पास, एक क्या है, पुली। एक मास बंधा हुआ इधर, हमने मान लिया क्या, एक मास है m1 और एक यहाँ पर मास है क्या, m2। यहाँ पर टेंशन है T और यहाँ पर टेंशन है कितना, T। तो अब अगर हम इस पे देखें, आप कहेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कि ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली है। कैसी है, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली, फ्रिक्शनलेस पुली। तो मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली होगी तो हमेशा याद रखिएगा टेंशन दोनों तरफ सेम रहेगा। और अगर m2 को देखेंगे तो उसके अपोजिट, और m1 को देखेंगे तो उससे अपोजिट। और हमेशा उनका नेचर कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, एक जैसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर पुली कैसी है, मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, तो टेंशन दोनों तरफ क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब उसी तरीके से दूसरा, इसमें 3 कॉन्सेप्ट है, समझते हैं। अब हमने कह दिया कि पुली में मास है, पुली में क्या है, हैविंग मास बट फ्रिक्शनलेस, बट क्या, फ्रिक्शनलेस, हैविंग मास बट फ्रिक्शनलेस। तो अगर फ्रिक्शनलेस है तो भी दोनों तरफ टेंशन क्या रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। दोनों तरफ टेंशन क्या रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। लेकिन थर्ड कॉन्सेप्ट समझिएगा इसमें, कि अगर पुली आपकी हैविंग मास एंड फ्रिक्शन, हैविंग मास एंड फ्रिक्शन, तो क्या हो जाएगा, समझते हैं। हैविंग मास एंड फ्रिक्शन, तो यहाँ पर है जैसे m1 और यहाँ पर क्या है, m2। तो अब क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर टेंशन T1 है तो यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा, T2। अगर पुली में मास और फ्रिक्शन है तो टेंशन क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। दोनों साइड क्या हो जाते हैं, डिफरेंस,
ठीक है ना, T1 और T2। लेकिन इन दोनों में जैसे अगर मासलेस फ्रिक्शनलेस है तो T1 T बराबर रहेगा, मास है पुली में लेकिन फ्रिक्शनलेस है तो भी T क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। लेकिन अगर पुली में मास भी है और क्या है, फ्रिक्शन मेन कॉन्सेप्ट है, फ्रिक्शन अगर आ गया तो टेंशन क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है ना। और भी टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते। धन्यवाद।